नीलम उठ जा, देख सुबह के 8 बज गए। इतनी ठंड में भी भला कोई इतनी सुबह उठता है क्या? हे राम, क्या होगा इस लड़की का? इतनी बड़ी हो गई है पर आज भी मुझे ही उठाना पड़ता है इसे। अभी तो तू मायके में है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब तू ससुराल जाएगी तब तेरी सास तुझे सुबह सुबह ही उठा देगी। मायके में तो तेरे हर काम के लिए तेरी माँ बैठी है, लेकिन ससुराल जाकर सारा काम तुझे ही करना होगा। माँ, मैं वहाँ पर जाकर भी ऐसे ही बिस्तर पे पड़ी रहूंगी। सारा काम मेरी सास खुद ही कर लेगी। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सास भी आप ही की तरह मिले, जो सारा काम खुद ही कर ले। हाँ हाँ, जब तू ससुराल जाएगी तो तुझे खुद ही पता चल जाएगा। नीलम गहरी नींद में सोकर इन सब सपनों में खोई हुई होती है। तभी उसका पति उसे आवाज देता है। नीलम, ओ नीलम, अरे अब कितना देर तक सोगी यार? जानती हो ना मम्मी को चाय समय पे चाहिए होता है। सूरज, सोने दो ना मुझे, देख रहे हो ठंड कितनी है, मुझे एक रजाई और उड़ा दो। नीलम, ठंड तो ऐसे 4-5 महीने तक रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे ही आलस में पड़ी रहो। वैसे भी माँ अब मंदिर से आती ही होगी। चलो अब जल्दी उठ जाओ। सूरज के इतना कहने पर नीलम तब भी नहीं उठती। तभी उसकी सास की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है और नई नवेली दुल्हन नीलम झट से उठकर खड़ी हो जाती है और रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है और कुछ ही देर में चाय बनाकर अपनी सास को देते हुए कहती है, ये लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म चाय। इतनी देर कैसे लगा दी चाय बनाने में? अभी तक सो रही थी क्या? माँ जी क्या करूँ, ठंडी इतनी पड़ रही है कि बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करता और कोई भी काम टाइम पर हो ही नहीं पाता। अपनी ये सभी दिक्कतें मुझे मत बता, काम तो सभी सही टाइम पर ही होना चाहिए। मेरे घर के जो नियम हैं वो कभी नहीं बदलेंगे। अब जल्दी से जा और खाना बना दे और फिर साफ सफाई का काम करके बहुत सारे कपड़े रखे हैं, उन्हें भी साफ कर देना। जी ठीक है माँ जी। नई बहू नीलम पहले किचन में जाकर खाना बनाती है, फिर साफ सफाई का काम करके कपड़े धोने लगती है। आहा, ये तो बर्फ़ जितना ठंडा पानी है, मुझसे नहीं धुलते ये कपड़े। लेकिन क्या करूं, अगर नहीं धोऊंगी तो माँ जी गुस्सा करेंगी। एक काम करती हूँ, जल्दी जल्दी ये कपड़े धो देती हूँ। नीलम जल्दी जल्दी सारे कपड़े ठंडे पानी से ही धो देती है। कपड़े धोने के बाद नीलम अपने पति के पास जाती है और उससे बोलती है, सूरज, मेरे लिए गीज़र ले आओ ना, ये ठंड झेलना मेरे बस की बात नहीं है। आप प्लीज़ मेरे लिए गीज़र ले आ दो। वो क्या है ना, मुझे घर के कामकाज करने की आदत नहीं है। मायके में मेरे सारे काम मेरी माँ ही करती थी। जानता हूँ नीलम कि ये तुम्हारी पहली सर्दी है। चिंता मत करो, मैं कल ही तुम्हारे लिए एक हीटर ले आऊँगा। तभी वहाँ पर शकुंतला आ जाती है और कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है बिजली का बिल बढ़ाने की। बहू तू लकड़ियाँ जला ले, हम भी तो हर साल उसी से काम चलाते हैं। अरे सर्दियाँ ही तो होती हैं जिसमें हम बिजली बचा सकते हैं। बेचारे नीलम का मन उदास हो जाता है। तभी बाहर से सब्जी वाले की आवाज़ आती है, साग ले लो, गोभी ले लो। शकुंतला सब्जी लेने के लिए बाहर जाने लगती है। तभी पीछे से नीलम भी आ जाती है। माँ जी, सरसों का साग ले लीजिए, मक्के की रोटी के साथ खाने का मेरा बड़ा ही दिल कर रहा है। आपको पता है, सर्दियों में मेरी माँ हर तीसरे दिन बनाया करती थी। हाँ हाँ रुक जरा, ऐ सब्जी वाले, ये साग कैसे दे रहे हैं? 50 रुपए किलो है माँ जी, ले लीजिए। इतना महंगा? ना बाबा ना। अच्छा, ये मूली के पत्ते कैसे दे रहे हो? मूली के पत्ते? ये तो 10 रुपए किलो है माँ जी। अच्छा एक काम कर, तू इसी में से 1 किलो तौल दे। ले बहू, तू इसे ही बना दे, ये भी तो साग की तरह ही बनता है और सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नीलम अपनी सास से, माँ जी, मेरे पास बस 2 ही स्वेटर हैं, एक को धुलती हूँ तो दूसरे को पहनती हूँ, मुझे 2 स्वेटर दिलवा दीजिए ना। अरे बहू, 2 स्वेटर भी बहुत है, वैसे भी दिल्ली में 2 महीने से ज़्यादा सर्दी थोड़ी पड़ती है। और अगर फिर भी तुझे चाहिए तो रुक, ये ले मेरी शॉल ले ले, 6 साल हो गए इसे लिए हुए, पर अभी भी क्या चमकती है, देख तो।
हद हो गई है कंजूसी की भी। ससुराल में ये मेरी पहली सर्दी है और ये लोग ऐसा कर रहे हैं। नीलम उदास होकर वहां से चली जाती है। आखिर में ठंडे पानी से घर का सारा काम करने पर नीलम को ठंडी लग जाती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन बीमार होने के बाद भी वह घर का सारा काम अकेले ही करती है। लेकिन आखिर में जब पानी सर के ऊपर चला जाता है तो वो रोते हुए अपनी माँ को सारी बातें बताती है। शाम को नीलम की माँ उसके ससुराल आती हैं। अरे बहन जी, ये सब क्या है? मैंने अपनी बेटी का हाथ इस घर में इसलिए दिया था ताकि आप लोग उसे खुश रखेंगे, लेकिन यहाँ तो एक एक चीज़ के लिए मेरी बेटी को तरसना पड़ रहा है। अरे मेरी बेटी का ससुराल में पहली सर्दी है और उसके साथ ऐसा हो रहा है। जिस लड़की ने अपने मायके में सर्दियों में एक भी काम नहीं किया, वो आज आप सभी के सारे काम कर रही है, फिर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं है। अरे माँ, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? आपकी कंजूसी की वजह से देखिए आज मेरी बीवी का क्या हाल है। अरे इतना भी बचत करके क्या करना माँ? अरे माँ, जब मेरी बीवी का पहली सर्दी में ही ऐसा हाल है तो आने वाले सर्दियों में उसका क्या हाल होगा? सभी की बातें सुनने के बाद शकुंतला को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी बहू से माफी मांगते हुए कहती है, अरे मुझे माफ कर दे बहू, मैं तो तेरे लिए ही बचत करके तेरे भविष्य के बारे में ही सोच रही थी, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। अब मैं अपनी बहू को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। जिसके बाद शकुंतला अपने घर में अपनी बहू को हीटर और गीज़र का इस्तेमाल करने देती है। साथ ही वो अपनी बहू को दो दो नए नए स्वेटर भी खरीद कर देती है। साथ ही शकुंतला अपने घर में सर्दियों में काम करने के लिए अपने घर में नौकर भी रख लेती है और साथ ही खाना बनाने में नीलम की मदद भी करती है। इस तरह वो दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगते हैं। सोहनपुर नाम के गांव में मदन अपनी पत्नी सीता और बेटी रीतू के साथ रहता था। मदन के पास जमीन तो थी, लेकिन साधन ना के बराबर था। कुछ समय पहले मदन के पास बैल तो थे, लेकिन घर के हालत खराब होने के कारण उसने उन्हें बेच दिया। उनकी हालत बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। घर की हालत को देखते हुए मदन की पत्नी ने उससे कहा, मेरी बात मान लीजिए जी, मुझे ठाकुर के यहाँ काम करने दीजिए। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर मैं ठाकुर के यहाँ काम करूँ तो? घर की साफ सफाई और घर का काम ही तो करना है, इससे कम से कम हमारे घर का खर्च तो निकलेगा। ऐसी बातें मत किया कर रीतू की माँ, तेरी बातें मेरे कलेजों को छल्ली कर जाती है, मेरे लिए मर मिटने जैसा हो जाता है। सीता, क्या तुम नहीं जानती हो कि ठाकुर की नीयत कितनी गंदी है? वो अपने घर में काम करने वाली हर एक औरत पर गंदी नजर डालता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम वहां जाकर उसकी गंदी नजर का शिकार बनो। ना ना, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तू अगर ठाकुर के यहाँ काम करने चली गई तो फिर तो मैं गांव में किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहूंगा। ना ना, तू वहां पर काम करने नहीं जाएगी बस। मदन दिन भर इसी चिंता में डूबा रहता कि वो अपने परिवार को अच्छा खाना और कपड़े भी नहीं दे पा रहा था। उसके परिवार में फटे पुराने कपड़े पहनकर ही गुजारा कर रहे थे। मदन जब भी किसी से गांव में मदद मांगने के लिए जाता कि अपने हल बैल या ट्रैक्टर मुझे दे दो अपने खेत में चलाने के लिए, तो सभी उसे मना कर देते। एक दिन मदन अपने खेत को फावड़े से खोदते खोदते अधमरा सा हो गया। उसकी सूखी जमीन पर फावड़ा भी नहीं चल रहा था, लेकिन वह लगातार फावड़ा चला रहा था, क्योंकि उसके परिवार का मुरझाया हुआ चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उधर ठाकुर गीदड़ की तरह नजरें गड़ाए खड़ा था कि कब मदन उसके पास मदद मांगने के लिए आए और वह उसकी जमीन हड़प ले। वह जब भी मदन से मिलता था तो वह उससे एक ही बात कहता, अरे मदन, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि तू अपनी जमीन मुझे दे दे, मैं तुझे उसके बदले बहुत ही अच्छी कीमत दूंगा। नहीं साहब, पैसे तो एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये ज़मीन मेरे पूर्वजों की निशानी है, नहीं, मैं इससे नहीं दे सकता। इतना कहकर मदन वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज़ सीता उससे कहती है, सुनिए जी, घर में राशन ख़त्म हो गया है, अचार और सब्जी भी नहीं बची, अब हम लोग क्या खाएंगे? सीता, तू रीतू के लिए देख,
हम लोग तो भूखे भी सो जाएंगे। लेकिन आपने भी तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया है जी। आपको भी तो भूख लगी होगी। भूख तो लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे कहाँ हैं कि मैं बाजार जाकर आटा खरीद सकूं। और खेत भी पूरी तरह से बंजर है, उसमें एक घास तक का अंश नहीं है। सीता को अपने पति की लाचारी को देखकर उसके ऊपर बहुत ही दया आता है। फिर सीता का ध्यान अपने पति के कहे हुए बात पे जाता है और वह अपने आंगन में लगे हुए घास की तरफ देखती है। फिर वह उसे तोड़कर लाती है और उसे उबालने लगती है। घास को उबालकर वह उसे सिलवट्टे पर पीस लेती है और उसका अच्छा सा पेस्ट बनाती है। फिर वह उसमें नमक, मिर्च, अजवाइन और हल्दी मिलाकर उसे अच्छे से तैयार कर लेती है और उसे तवे पर डालकर उसकी गोल और सुंदर सी रोटी तैयार कर लेती है। ये लो रितु, खा लो। मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर देना। मेरे पास इस घास की रोटी बनाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। तो क्या हुआ माँ? हमारे मास्टर जी कहते हैं कि हमारे महाराणा प्रताप जब जंगल में रहते थे तो उन्होंने भी इसी हरी घास की रोटी खाई थी। तो फिर हम क्यों नहीं इसे खा सकते? बिल्कुल सही कहा मेरी बच्ची। फिर जैसे ही मदन और रीतु उस घास की बनी हुई रोटी को अपने मुंह में डालते हैं तो उसे खाकर कहते हैं, अरे वाह माँ, ये रोटी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये सुनते ही सीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, मैं जानती हूँ कि ये उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। तुम तो सिर्फ मेरा मन रखने के लिए कह रही हो। जिसके बाद तीनों के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी दरवाजे पर कोई आदमी आता है और उन्हें आवाज देता है, सुनिए मैडम, ये क्या मदन जी का घर है? जी हाँ, ये मदन जी का ही घर है। तभी मदन आता है और कहता है, क्या बात है भाई साहब? जी मैं लॉटरी विभाग से आया हूँ। कुछ महीने पहले आपने जो लॉटरी खरीदी थी उसका आज रिजल्ट आया है, जिसको आपने जीत लिया है और उसका इनाम पूरे 25 लाख रुपए है। 25 लाख रुपए? और साथ में ये? जी हाँ, और ये खाना हमारी कंपनी की तरफ से। यह सुनकर मदन, सीमा और रीतु बहुत ही खुश हो जाते हैं, जिससे उनके दिन बदल जाते हैं। अगले दिन मदन ट्रैक्टर बुलवाकर अपने पूरे खेत में चलवाता है, जिससे उसके बंजर जमीन में जान आ जाती है और उसमें फसल उगाती है। और वह साथ ही अपने लिए एक बहुत ही सुंदर सा घर बनवाता है। वह शहर से नए नए खाद लाकर अपने खेतों में डालता है, जिससे उसकी फसल बहुत ही अच्छे से तैयार होती है, जिससे वह बहुत ही पैसा कमाता है, जिससे वह अपने परिवार की सभी ज़रूरतों को पूरा करता है और वह सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्रिया दिल्ली में रहती थी और उसके पापा चाट का ठेला लगाते थे। प्रिया भी अपने पापा के काम में उनका हाथ बटाया करती थी। पापा, ये लो, मैंने सारे गोलगप्पे बना दिए और पानी भी तैयार हो गया। बस मीठी चटनी आप बना लो, मैंने हरी चटनी बना दी है। प्रिया बिटिया, सारा काम तो तुमने ही कर दिया है। तुम तो मेरा आदत खराब कर रही हो बेटी। कुछ दिनों में तू ससुराल चली जाएगी तो काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। तेरी बहुत कमी खलेगी बिटिया। अरे बस कीजिए। अरे बिटिया, तू ही अपने पापा को समझा। ये थोड़ी थोड़ी देर में अपना मन भारी कर लेते हैं। पापा, मैं अभी शादी नहीं करूँगी। मुझे नहीं करनी है ये शादी। मैं आपके और माँ के बिना नहीं रह सकती हूँ। नहीं बिटिया, ऐसा नहीं कहते। बेटियों को तो एक ना एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। अगर मोहित से तेरी शादी हो गई तो मैं जानता हूँ मोहित बहुत ही अच्छा लड़का है, तो वहाँ पर बहुत ही खुश रहेगी। प्रिया की शादी सूरत में तय हो गई थी। वह दूसरा शहर था, इसीलिए प्रिया थोड़ा उदास थी। प्रिया बड़ी थी और उसका एक छोटा सा भाई भी था जो अभी पढ़ रहा था। धीरे धीरे 1 महीने बीत गए और शादी का दिन आ गया। शादी के बाद प्रिया के माता पिता उसे खुशी खुशी उसके ससुराल में विदा करते हैं। प्रिया दिल्ली से विदा होकर सूरत में आ गई। प्रिया का पति
एक गैराज में काम करता था। प्रिया बहुत ही समझदार थी। उसने आते ही पूरे घर को बहुत ही अच्छे से संभाल लिया। बस बेटा, मैं एक ही रोटी और खाऊंगी। खाना इतना ज़्यादा स्वादिष्ट था कि मैंने अपने भूख से एक ज़्यादा रोटी ही खा लिया। हाँ माँ बिल्कुल सही कह रही है। मुझे भी बस एक रोटी चाहिए। खाना तुमने बहुत ही अच्छा बनाया है। क्या आप लोग भी? मेरे हाथों की बनी हुई रोटियां तो बहुत ही छोटी छोटी होती हैं, उस पर से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा रोटी हो गया। अब मैं आ गई हूँ ना, तो हर रोज ऐसे ही गर्मा गर्म आप लोगों को खाना बनाकर खिलाऊंगी, और आगे से ऐसा कोई भी बहाना नहीं चलेगा। हमारे तो भाग ही खुल गए जो तू बहू बनकर हमारे घर में आई। जीती रहे बेटा, भगवान तेरी जैसी बहू हर घर में दे। सुनिए, मैंने आपका टिफ़िन भी पैक कर दिया है, ये लीजिए। बस मैं 2 मिनट में आई। ठीक है, तब तक मैं बाहर मोटरसाइकिल निकालता हूँ। तुम जल्दी से आ जाओ। माँ जी, और बाजार से क्या क्या लाना है? बस यही बहू जो लिखवाया है, और तू अपने मन से जो लेना चाहे वो ले लेना। मोहित और प्रिया बाजार के लिए जाने लगते हैं। तभी मोहित प्रिया से कहता है, प्रिया, तुम इतना सारा सामान लेकर कैसे जाओगी? तुम कहो तो मैं गैराज बाद में चला जाऊंगा, पहले मैं तुम्हें शॉपिंग कराकर घर छोड़ आता हूँ। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे यहीं पर छोड़ दीजिए, मैं बाजार करके घर चली जाऊंगी। मोहित प्रिया को बाजार में उतार देता है और वो अपने गैराज के लिए जाने लगता है। तभी रास्ते में पड़े हुए पत्थर से उसकी बाइक टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे मोहित को बहुत सारी चोटें आई। प्रिया कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। वह दौड़ते हुए मोहित के पास आई और लोगों से मदद करने के लिए चिल्लाने लगी, अरे भाई साहब, कोई तो मेरे पति को उठा दो, इन्हें अस्पताल लेकर चलो प्लीज़, कोई मेरी मदद करो। कुछ लोग प्रिया की मदद करते हैं और मोहित को उठाकर अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर मोहित का इलाज करते हैं। कुछ देर बाद मोहित को होश आ जाता है। मोहित को ज़्यादा चोट तो नहीं थी, लेकिन उसके पैर की हड्डी टूट गई थी। उसे अस्पताल से 2 दिन बाद छुट्टी मिलती है। माँ, मैं ठीक हूँ, बस पैरों में ही तो फ्रैक्चर है। मैं कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, तुम चिंता ना करो। अरे बेटा, माँ हूँ ना, तू नहीं जानता, अगर बच्चे को जरा सी खरोच भी आ जाए तो माँ का तो कलेजा ही निकल जाता है। अब तो मैं कुछ दिन तक गैराज भी नहीं जा सकता। जाना भी नहीं है, डॉक्टर ने आपको 6 महीने के लिए रेस्ट के लिए बोला है। आप बिल्कुल चिंता ना करो, पैसों के लिए घर में कोई भी तंगी नहीं आएगी। मैं कोई काम शुरू कर देती हूँ जिससे घर में पैसे आते रहेंगे और हमें तकलीफ भी नहीं उठानी पड़ेगी। तभी प्रिया के माता पिता दिल्ली से उनके घर आ जाते हैं, क्योंकि प्रिया ने अपने पति के एक्सीडेंट के बारे में उन्हें बता दिया था, जिसे सुनने के बाद उनसे रहा नहीं गया, इसलिए उनके घर चले आए। दामाद जी, आप बिल्कुल चिंता ना करो। मेरी बेटी ने मेरे से चाट बनाना बहुत ही अच्छे से सीखा है। इसे चाट बनाना बहुत ही अच्छे से आता है। प्रिया बिटिया, तुम यहाँ सूरत में ही अपना चाट का ठेला लगाओ। तब तक मैं यहाँ रुक जाता हूँ। जब काम सेट हो जाएगा तब मैं वापस चला जाऊँगा। हाँ पापा, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर दिल्ली वाले गोलगप्पे बहुत चलेंगे। हमारे यहाँ आसपास किसी ने दिल्ली वाले गोलगप्पे का काम शुरू नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पर ये काम बहुत ही अच्छे से चलेगा। मोहित बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं और तुम्हारे पापा यहीं पर रुक जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया माँ, आप दोनों ने मुझे बहुत हिम्मत दी है। तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा, ऐसी अच्छी बहू और ऐसे समधी नसीब वालों को ही मिलते हैं। हम लोग बहुत ही नसीब वाले थे जो हमें ऐसा परिवार मिला। प्रिया अपने पापा के साथ गोलगप्पे का काम शुरू करती है। उसके ठेले पर लिखा था, दिल्ली वाले गोलगप्पे। गोलगप्पे के दीवाने तो बहुत लोग हैं और सूरत में पानी पूरी के दीवाने बहुत हैं। यह देखकर प्रिया और उसके पापा ने पानी पूरी का स्टॉल लगा दिया। उनके द्वारा बनाए हुए गोलगप्पे बहुत ही पसंद किए जाने लगे। प्रिया बिटिया, तुम्हारा काम अब बहुत ही अच्छा चल पड़ा है। अब हमें घर जाना चाहिए।
तुम्हारा भाई भी बुआ के यहाँ बहुत दिनों से रुका हुआ है। वह फ़ोन पर बोल रहा था कि अब उसका मन नहीं लग रहा है, इसलिए अब हमें घर जाना चाहिए। हाँ पापा, मैं अब काम संभाल लूँगी। वैसे भी आपका भी काम बहुत दिनों से रुका हुआ है। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ का काम बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल लूँगी। प्रिया के कहने पर उसके माता पिता अपने घर लौट जाते हैं। अब प्रिया अपने गोलगप्पे का ठेला अकेले ही लगाने लगी। अब प्रिया रोजाना सुबह उठकर गोलगप्पा और बाकी का सामान तैयार करती और फिर बाजार के लिए निकल जाती। धीरे धीरे करके प्रिया के गोलगप्पे बहुत ही फेमस हो गए। अब उसके दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। प्रिया के गोलगप्पे इतने फेमस होने लगे कि अब उसे शादी और पार्टी के भी ऑर्डर मिलने लगे। प्रिया के इस काम में उसकी सास भी उसका हाथ बटाती थी। कहीं पर भी शादी और पार्टी के ऑर्डर मिलते तो प्रिया अपने सास के साथ जाकर वहां पर अपना स्टॉल लगाती। स्टॉल पर दिल्ली वाले गोलगप्पे लिखे देखकर लोगों की भीड़ सबसे पहले वहीं पर लग जाती। इस तरह से प्रिया ने बहुत सारे पैसे कमा लिए, जिसके बाद प्रिया की जिंदगी बहुत ही अच्छी हो गई और वह सब मिलकर